सर मैं अंदर आ सकती हूँ? Yeah, come in. नमस्ते सर, Sit नमस्ते। down. धन्यवाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी कहाँ से आ रही हैं? सर हम जोधपुर से कल अजमेर आ गए थे और अभी मैं आरपीएससी के प्रतीक्षा गृह में प्रतीक्षा कर रही थी, वहीं से आ रही हूँ। क्या है क्वालिफिकेशन आपका? सर मैंने पीएचडी किया है केमिस्ट्री में। अरे वाह, पीएचडी हैं आप। रसायन विज्ञान में आप शोध कर चुकी जी हैं। सर। इतनी हाई जी सर। क्वालिफिकेशन लेकर के, तो फिर तो आपको प्रोफेसर बनना चाहिए। प्रोफेसर जी बन सर, करके मैं आप इस यहाँ सेवा को बताना कंटिन्यू चाहूँगी कर सकती कि हैं। माननीय आरपीएससी ने मुझे हाँ हाँ। सर मैं बताना चाहूँगी कि माननीय आरपीएससी ने मुझे साक्षात्कार का ये द्वितीय अवसर प्रदान किया है। 2018 में मैंने कॉलेज व्याख्याता का इंटरव्यू दिया था, लेकिन अंतिम सूची में मेरा चयन नहीं हो पाया था और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी कुछ ऐसा ही रहा और उसके पश्चात स्कूल व्याख्याता में मेरा चयन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो फिर इतनी बड़ी डिग्री लेकर के और आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाएंगी। आपका चयन एसीएफ में हो जाता है, आरएफओ में हो जाता है। हम तो चाहेंगे कि आपका चयन एसीएफ में ही हो जाए। तो जब आपका चयन हो जाएगा तो इतनी बड़ी डिग्री का उपयोग, यूटिलाइजेशन आप वहां कैसे कैसे करेंगी? मतलब केमिस्ट्री का उपयोग और इतनी हाई क्वालिफिकेशन का उपयोग। जी सर, जैसा कि सर हम सब जानते हैं कि रसायन विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में हम बहुतायत से कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री का हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने के बाद में जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है, तो वृक्षारोपण कार्यक्रम से पहले हमें उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति की जांच करना आवश्यक है। तो हम सॉइल एनालिसिस में केमिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं और उसी प्रकार बीजारोपण करने से पहले भी बीजों की अंकुरण क्षमता और उनकी शुद्धता की जांच करना आवश्यक है। तो उसमें भी हम केमिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं। कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें हम बीजों को डुबा के रखते हैं, तो उनकी वाइटलिटी हमें पता चलती है। वाटर एनालिसिस में बीओडी, सीओडी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इन सब में भी हम केमिस्ट्री उपयोग में ला सकते हैं। और सर हम वाइल्ड एनिमल्स के फीकल एनालिसिस भी कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट के साथ मिलके। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उनके फूड चेन में कोई प्रकार का हैवी मेटल कॉन्टामिनेशन रहा है या, तो ये सब कार्य करके हम केमिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। पीएचडी में आपका टॉपिक क्या रहा है? Solvent and structural influences on the redox reactions of organic functions। अच्छा अच्छा। चलिए, आप आते हैं राजस्थान पर जी आते सर। हैं। बताइए, राजस्थान में फॉरेस्ट की क्या स्थिति है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन राजस्थान? राजस्थान में 5 प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। शुष्क कटीले वन और धोक वन और सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, पर वो अच्छा, बहुत ही अभी कम एरिया माउंट आबू एरियाज में ही पाए जाते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? रेगिस्तान क्षेत्र में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है वहाँ पे। अच्छा, मरुद्भिद जो होते हैं। राजस्थान सरकार वनों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है? सर वनों के विकास के लिए हरित राजस्थान एक योजना है, वो काफ़ी पहले से चल रही है और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए काजरी का भी एक प्रोग्राम चल रहा है और उसके अंतर्गत भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं।
और अभी इतनी ध्यान आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा। अभी बड़ा चर्चा में रहा है राजस्थान का एक जो है फॉरेस्ट क्षेत्र जहां आग लगी हुई है। जी सर। तो क्यों आग लगती है जंगलों में, और इस एरिया सरिस्का। में आग क्यों लगती है, और यहाँ आग लगने का कारण क्या रहा है? सर जंगलों में आग लगने के मुख्यतया दो तरह के कारण रहते हैं, प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। तो प्राकृतिक कारणों में तो बिजली गिरने से आग लग जाती है, और कई बार जब वृक्ष सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाती है और उस क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक होता है, तो परस्पर घर्षण से भी आग लग जाती है। और मानव जनित कारण में सर कुछ श्रमिक और स्थानीय समुदाय के लोग वनों में जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो उनकी चिंगारी से आग लग जाती है। और जूमिंग कृषि एक होता है, वो भी आग आग का मुख्य कारण है। और कई बार वन माफिया भी आग लगा देते हैं। तो ये कुछ कारण रहते हैं। तो अभी सरिस्का में जो आग लगी है उसका अभी तक प्राकृतिक कारण ही माना जा रहा है, और उस पे काबू पाने के लिए फायर लाइन्स बनाई जा रही है। और वहाँ अलवर में एक सिलीसेड झील है, वहाँ से पानी लेके हेलीकॉप्टर के द्वारा आग बुझाने के लिए पानी डाला जा रहा है। अच्छा, अगर आप वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर होती, मान लिया सहायक वन संरक्षक होती उस क्षेत्र में, सरिस्का आपके अधिकार क्षेत्र में होता, तो क्या करती हैं आप? इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लेती या इसको कैसे कंट्रोल करती? जी सर, अगर वो वन क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग होती तो मैं पहले तो उसमें आग नहीं लगे, पहले से उस प्रकार के प्रयास करती कि सूखी पत्तियां या जो वृक्ष सूख जाते हैं उनकी समय पर कटाई सुनिश्चित करती, ताकि आग ना लगे और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो। और दूसरा सर, अगर कोई मानव जनित कारण से आग लग रही है तो उनके लिए भी हम सख्त कार्रवाई करते और सघन पेट्रोलिंग करते। और अगर कोई वजह से आग लग जाती है तो हम नई तकनीक का उपयोग करके, रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस टेक्नोलॉजी है, इन सब का उपयोग करते ताकि हमें समय पे पता चल जाए कि आग लगी है, ताकि समय पे काबू पा सकें। और आग लगने के बाद के जो उपाय है वो सर फायर लाइन्स बनाना और जल डालना, यही सब करते। और सर एक मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मैं अगर वन अधिकारी बनती हूँ तो सर स्थानीय समुदाय का जो सहयोग है उसको लेने के लिए मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सरकार की जो भी नीतियाँ हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए वन अधिकारी को स्थानीय समुदाय का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि उनको वहाँ की सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती है और उनके सहयोग से हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। वेरी गुड। जैसे आपने भी कहा तकनीक, कोई एक आध तकनीक आप ऐसी बताइए जिसका उपयोग आप फॉरेस्ट एरिया में माफियाओं को कंट्रोल करने में, उन पर सुपरविजन करने में, और आग अगर लगने वाली है तो आग के कारणों की जांच करने में कौन सी तकनीक का उपयोग आप कर सकती हैं? अभी हाल ही में बड़ी लोकप्रिय हो रही है तकनीक। सर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, और कोई? रिमोट सेंसिंग तकनीक और जीआईएस तकनीक उपयोग में हो रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तकनीक की बात कही थी, और जो है वन वन पर्यावरण मंत्रालय ने भी उस तकनीक को अपनाए जाने की बात कही है। यहाँ तक कि वर्ल्ड लेवल पर भी इसकी बात चल रही है। एक ड्रोन टेक्नोलॉजी। सर माफ़ी चाहूँगी, मुझे अभी वो मैं। जी सर। ड्रोन ड्रोन सॉरी। टेक्नोलॉजी, ड्रोन के माध्यम से आप इसका हाँ बेहतर सर। सुपरविजन कर सकती हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत जी बढ़िया। सर। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। क्या है इसका बॉटनिकल नेम क्या है?
सर बरगद का बॉटनिकल नेम अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कितने नेशनल पार्क हैं राजस्थान में? कितने नेशनल पार्क हैं? राजस्थान में 3 नेशनल पार्क्स हैं। कौन कौन? रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। चलिए, वेरी गुड। राजस्थान का वन क्षेत्र कितना है इस समय? वनावरण कितना है? सर अभी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार 4.87% वनावरण क्षेत्र है राजस्थान का। अच्छा, अभी कुछ वन क्षेत्र इसका बढ़ा भी है। जी सर, 25 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। हाँ। राजस्थान सरकार की कुछ योजनाएं बताइए जो आजकल बड़ी चर्चा में हो, कई राज्यों द्वारा उसे जो है अडॉप्ट भी किया जा रहा है और कोविड काल में भी बड़ी चर्चा में रही है। सर राजस्थान सरकार की जो सबसे अधिक चर्चा वाली योजना अभी चल रही है, वो घर घर औषधि योजना है। इसके अंतर्गत 4 तरह के पौधों को वन विभाग नर्सरी में लगाएगा और सारे लोगों को वो 4-4 पौधे बांटे जाएंगे ताकि उसको कोविड में भी उनकी मदद हो। और इसमें वन विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अच्छा अच्छा। तो क्या ये मुफ्त दिए जाएंगे, निःशुल्क दिए जाएंगे? जी सर, ये निःशुल्क दिए जाएंगे। अच्छा अच्छा। एक स्लोगन बड़ा चर्चा में रहता है, वृक्षो रक्षत रक्षता। इसका मतलब क्या जी हुआ? सर। वृक्षो रक्षत रक्षता। सर हम प्रकृति की रक्षा करें तो हाँ, हम वृक्ष की रक्षा करें, वृक्ष हमारी रक्षा करता है। या हम प्रकृति की इसका संरक्षण करें, रक्षा करें, प्रकृति हमारा संरक्षण करती है। चलिए, वेरी गुड। राजस्थान राजस्थान में एक पक्षी विहार है, बहुत पुराना है और बड़ा चर्चा में रहता है, जिसे जो है नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया है। और उससे उससे संबंधित एक वैज्ञानिक रहे हैं। बताएंगे वो कौन सा पार्क हो, वैज्ञानिक कौन रहे हैं? जी सर, केवलादेव घना पक्षी विहार है भरतपुर में, और जिसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। और यह एक राजस्थान की रामसर साइट भी है। और वैज्ञानिक का नाम सर पढ़ा एक था, पक्षी लेकिन वैज्ञानिक माफ़ थे। कीजिएगा सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। पक्षी वैज्ञानिक थे, बहुत चर्चा में रहते हैं। सर हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, नाम ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल। है एक सलीम अली। सलीम अली। बिल्कुल सर, सलीम अली थैंक यू। पक्षी वैज्ञानिक। अच्छा, ये जो नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क में और जो आपका पक्षी विहार है या जो आपके अभ्यारण्य, इसमें अंतर क्या होता है? सर नेशनल पार्क और सर पक्षी विहार में ज़्यादातर वहाँ पे घना पक्षी विहार में पक्षी ही है, लेकिन वो रामसर साइट भी है, वेटलैंड भी है, तो वहाँ पे जलीय जीव भी पाए जाते हैं। और नेशनल पार्क और अभयारण्य में सर जो मेन अंतर है वो ये है कि नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि पशुचारण, वृक्षों की कटाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहती है। और अभयारण्य अगर है कोई तो वहाँ पे अनुमति लेके आप एक प्रतिबंधित अनुमति के साथ आप वृक्षों का कटाई या फिर पशुचारण करवा सकते हैं।
अच्छा चलिए बताइए, अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और आपके मंत्री जी आए हुए हैं, जिले में आए हुए हैं आपके, और आपकी ड्यूटी प्रोटोकॉल में लगा दी गई है, आप समझ रहे हो कि प्रोटोकॉल में आपकी ड्यूटी लगी है, मंत्री जी जी आए सर। हुए हैं, आपका जो फॉरेस्ट जो डीएफओ हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने आपको ही प्रोटोकॉल में लगा दिया है। अचानक आपको सूचना मिलती है कि हाँ, सूचना हम्म। दी जाती है आपके विभाग द्वारा कि कुछ वन माफिया लोग जंगलों में जो है वृक्षों की और जीव जंतुओं की अवैध जो उसका व्यापार करते हैं उसमें संलग्न है, और उसका उत्पीड़न भी कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई भी कर रहे हैं, हम्म। और पूरे अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी? सर, अगर प्रोटोकॉल के तहत मेरी ड्यूटी लगती है और ऐसी कोई स्थिति मेरे सामने आती है, तो मुझे जहाँ से भी ये सूचना प्राप्त होगी, तो जो भी मेरा वन क्षेत्र है, वहाँ पे वन कर्मी, वनपाल और रेंजर्स, मेरे अधीनस्थ जो भी वहाँ पे मौजूद होंगे, मैं उनको आदेश दूंगी कि वो कार्रवाई करें। और बाकी जिन मेरे उच्च अधिकारी ने मेरी प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगाई है, मैं बातचीत के माध्यम से उनको इस घटना से अवगत करवाऊंगी और उनसे ये अनुरोध करूंगी कि या तो मेरी जगह वहाँ पे कोई अधिकारी को आप भेजिए ताकि वो वहाँ स्थिति संभाल ले, और या फिर यहाँ पे किसी की ड्यूटी लगाए ताकि मैं वहाँ जाके घटनास्थल पे कार्रवाई कर पाऊँ। और उस दौरान मैं फ़ोन पे संपर्क करके अपने अधीनस्थों से बातचीत करके, संवाद कायम करके उनको दिशा निर्देश दूंगी घटना स्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए। चलिए वेरी गुड। और अगर चलिए ज़रूरत आखिरी पड़ी तो प्रश्न सर है। हम मंत्री जी से भी बात करेंगे। हाँ हाँ, जी सर। एसीएफ के कार्य बताइए। सर, एसीएफ के मुख्य कार्य जो हम ब्रॉडली कह सकते हैं वो तो है पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण करना, वन और वन्य जीव अधिनियम का की अनुपालना करवाना, और बाकी सर एसीएफ की एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स होती है, तो उनके अंतर्गत जो भी संविधान सम्मत और नीतिगत कार्य होते हैं वो करना, और स्थानीय समुदाय के वैकल्पिक आय के साधन उपलब्ध कराना। ये कार्य भी मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ कि इसमें भी हम योगदान कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप एसीएफ बन जाती हैं, बार बार मैं आपको एसीएफ ही कह रहा हूँ, हो सकता है आप एसीएफ ही बन जाएं। अगर आप एसीएफ बन जाती हैं तो आपको एक विशेष जी सर, थैंक राजस्थान यू। में एसीएफ को एक विशेष मजिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है। क्या है वो मजिस्ट्रेटिव पावर? स्पेशल पावर दिया गया है जो अदर किसी स्टेट में नहीं है। जी सर। सर, राजस्थान में एसीएफ को लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत जुडिशरी मजिस्ट्रेट पावर दिया गया है। उसके अंतर्गत अगर वो अपने वन क्षेत्र में किसी भी वन माफिया को या किसी भी शख्स को अवैध कटाई या अवैध शिकार करते हुए अगर कोई पाया जाता है, तो एसीएफ उस पर कार्रवाई कर सकता है और उसको लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जेल भिजवा सकता है। और कुछ लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत और क्या? जिससे कोई भूमि अधिग्रहण कर लिया है, वन भूमि है, उस पर भी कुछ कार्रवाई कर सकता है। हाँ सर, वन भूमि, हाँ सर, अगर वन भूमि पे अतिक्रमण होता है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकता है। अपने वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कार्य, वन भूमि पे अतिक्रमण हो, चाहे वृक्षों की कटाई हो या वन्य जीवों का शिकार हो, अवैध व्यापार हो, इस तरह के किसी भी कार्य में संलग्न अगर कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई कर सकता है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया पूजा जी, थोड़ा सा और ध्यान रखिए, और हमें लगता है कि कंप्लीट है आपका, काफी कुछ परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे अभी हमने कहा रेवेन्यू एक्ट हो गया, लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया, तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा और विविधीकृत आंसर कर दीजिए।
जैसे उसमें आपने बताया, अब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत जैसे भूमि अधिग्रहण कर लिया तो उस पर भी कार्रवाई कर सकता है। जैसे सिचुएशन क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए तो वहां ध्यान रखिएगा, सिचुएशन क्वेश्चन में आपको विधि के अनुरूप, व्यवस्था के अनुरूप, सरकार के अनुरूप, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप आपको आंसर देना होगा। उससे आंसर आपका परफेक्ट रहा है, आंसर आपका बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा आंसर रहा है। जी सर। लेकिन सदैव, क्योंकि सिचुएशन क्वेश्चन क्या करते हैं, इंटरव्यूअर कभी कभी घुमा देते हैं, तो हर सिचुएशन के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। और इतना बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस से आप जाएंगी राजस्थान लोक सेवा आयोग में, आप अपना परचम लहरा कर आएंगी। और मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि आप सहायक वन जी सर। संरक्षक ही बनेंगी और टॉप करेंगी। थैंक यू सर। अभी कुछ फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है, काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी रहा है। इनिशियल फेज में ही आ गया मेरा इंटरव्यू, तो कुछ चीज़ें पढ़नी है अभी। हाँ, नहीं तो ठीक है, फैक्चुअल चीजों को तो खैर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा, मान लिया फैक्चुअल चीजें कभी भूल भी जाते हैं तो आप सारी बोल सकती हैं वहां पर। बस चीजें जो पर्सनालिटी। अब सलीम अली जैसे मुझे बहुत बार पढ़ा है, लेकिन वो हाँ, दिमाग अब से सभी निकल गया लोग, सलीम नहीं अली नहीं, नाम। इंटरव्यूअर जानता है इस चीज को। वो जानता है कि आप सलीम अली को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये भाई मिस्टेक मान लिया अगर नहीं रिकॉल हो रहा है तो वहां पर ये कहिए, आप यहाँ पर बोलिए कि सॉरी सर अभी रिकॉल रिकॉल नहीं हो रहा है। बाकी बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन। और ईश्वर करें, हाँ सर। हमारी शुभकामना है आपके साथ, ईश्वर करें कि आप टॉप रैंक में आए, और आएंगे भी, क्योंकि इतनी क्षमताएं हैं। आप राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी कई बार इंटरव्यू दे भी चुकी हैं, हायर एजुकेशन का भी आपने दिया है। हाँ सर, राजस्थान लोक सेवा आयोग में हाँ सर, कॉलेज लेक्चरर का दे रखा है, और एक टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर का भी मेरा ड्यू है। वो इस इंटरव्यू से 2 दिन पहले ही है, तो एक ओरिजिनल मॉक हो जाएगा आरपीएससी में भी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बस ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू। और आपका भी। तब आप जो है व्हाट्सएप से मिठाई थैंक भेज यू सर फॉर दीजिएगा। गाइडेंस एंड सपोर्ट। जी सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बात बस सर, वही पूछना था कि सिचुएशनल क्वेश्चन में मैं कैसा डील कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। सिचुएशन को जब आज क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं, बस इसी को ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत बढ़िया है, आप जाएंगी वहां। और सर, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट। हाँ, आई कांटेक्ट सही है, बस ध्यान रखिएगा आई कांटेक्ट जब आप उत्तर दे रही हो, तब आप बोर्ड के, जैसे मान लिया 4 सदस्य, 3 सदस्य बैठ रहे हैं, 3 सदस्य बैठेंगे, तो जो प्रश्न पूछ रहा है उनकी ओर ही ध्यान देंगी। लेकिन बीच बीच में विद इन सेकेंड आप अन्य सदस्यों की ओर एक बार देख लिया करेंगी। जैसे ये ना रहे कि हाँ कोई ये समझे कि हाँ इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनकी ओर आपको ध्यान रखना है। तो आई कांटेक्ट आपको बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, और फिर आप काम हो भी है। बस केवल ईश्वर से प्रार्थना ठीक है है कि सर। आप जाए वहां परचम लहरा करके सफल होकर के आए। ठीक है, ओके, थैंक वेरी यू वेरी गुड, मच। थैंक यू सर। जा सकती हैं आप। ओके।